नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 23 नवंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं। बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, बहुत दिनों से ये टॉपिक चल रहा है, जो क्या अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में भी आया था। बट इस आर्टिकल में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, चेंज इन डेमोग्राफी के रिलेटेड कुछ फ्लोट चार्ट्स आपको दिखाऊंगा, मैं कुछ ग्राफ्स आपको दिखाऊंगा। देखो वैसे तो यू नो एस्पेक्ट यू हैव प्रोबब्ली हर्ड इट आफ्टर नाउ दैट यस, इंडिया का जो पॉपुलेशन है बाय 2023 वी विल बी द टॉप मोस्ट populated country in the whole world, will surpass China by 2023. Earlier this time frame was fixed till the year 2027, but now by 2023 only India का population प्रोजेक्ट किया जा रहा है by United Nations that हम लोग चाइना को सरपास कर जाएंगे। ना क्या क्या रीजंस है, इसके रीजंस को समझने के लिए हम लोग को कुछ फ्लो चार्ट्स देखने पड़ेंगे, जहाँ पर 1992 से लेकर 2021 के बीच में फर्टिलिटी रेट कैसे वेरी किया है ये आप देख लीजिए। देखो तीन एरियाज, एक तो ऑल इंडिया, ये रेड वाला जो है ना ये रूरल रीजन वाला बात कर रहा हूँ, एंड ये अर्बन रीजन की बात कर रहा हूँ। अब आप ये सब ग्राफ्स में 1992 से लेकर 2021 के बीच में देख लीजिए। ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.4 से 2.9 से 2.7, उससे घटा 2.2, फिर से 2, देख लो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है। मतलब the fertility that is being done in India by one single woman, ठीक है, on an average ये 3 पॉइंट, मतलब ऐसा नहीं है 3.4 बच्चा को पैदा किया था, ना ना ना, किसी ने 4 बच्चे पैदा किए, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 1, समझ लो। तो ऑन एन एवरेज जो हुआ ना वो हुआ 3.4, समझ लो बात। तो 1992 1993 में यह 3.4 था, जो क्या घट के आ गया है 2.2 में, 2.0 में, सॉरी, है ना। अब वहीं पर ये तो हो गया ऑल इंडिया ब्लू वाला, ठीक है। रेड वाला देख लो और ग्रीन वाला देखो। रेड वाला इज रूरल इंडिया और ग्रीन वाला इज अर्बन इंडिया, ठीक है। तो ग्रीन वाले में भी देखो 2.7 से 2.3, 2.3 से 2.1, 2.1 से 1.8, 1.8 से अभी 1.6, है ना। बट वहीं पर रूरल रीजन देख लेना, ये दिस वाज अर्लियर आल्सो इन टॉप, नाउ आल्सो इट इज एट टॉप, राइट। दैट इज पहले इट वाज 3.7 से 3.1 से 3.0 से 2.4 से 2.1, मतलब ऑन एन एवरेज द पॉपुलेशन इज 2, राइट। और 2 का अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो गया तो रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, 2.1 होता है ना। 2.1 मतलब क्या होता है पता है, 2.1 मतलब अगर ऑन एन एवरेज कोई भी देश के पॉपुलेशन में 2.1 बच्चे पैदा हो रहा है ना, मतलब वो जो रीजन देश का पॉपुलेशन है वो स्टेबल है, समझ रहे हो बात। तो 2.1 मतलब ऐसा नहीं था 2.1 बच्चा पैदा किया, किसी ने 2 कर दिया, किसी ने 1 किया, तो किसी ने 4 कर दिया, किसी ने 3 किया। तो ऑन एन एवरेज ये 2.1 होना चाहिए। अब ऑन एन एवरेज 2.1 क्यों हुआ, 2 होना चाहिए था ना, क्योंकि हर एक मेल और फीमेल को रिप्लेस करना है फ्रॉम वन मेल और फीमेल, तब तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गया। बट क्या होता है ना, इट इज़ नॉट मैंडेटरी ना, सब जीते हैं, कुछ तो बढ़ भी जाता है ना, ठीक है। तो इसलिए ऑन एन एवरेज को 2.1 माना गया है, that if 2.1 is the fertility rate of any country, then the population will replace again, right? So this is it. Now नेक्स्ट जो आपको चार्ट दिखाया जा रहा है, यह अगेन 1950 से लेकर 2050 तक का प्रोजेक्शन है। देखो अभी द ईयर इज 2020 के आसपास वाला रीजन, राइट। ये 2050 तक का प्रोजेक्शन यहाँ पे किया गया है। अब आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है 2 देश, एक तो है चाइना, एक तो है इंडिया, ठीक है। अब चाइना और इंडिया का ग्राफ में आप वेरिएशंस अगर देखोगे तो क्लियर सा बात दिखा रहा है दैट ये वाला जो रीजन है ना, दिस इज द रीजन जहाँ पर इंडिया सरपास कर रहा है चाइना को, है ना। मतलब पहले तो ये 2027 बोल दिया गया था, बट अभी कहीं ना कहीं ये शिफ्ट होके इस वाले इधर पॉइंट में आ गया, दैट इज 2023 तक ही इंडिया का पॉपुलेशन जो है चाइना के पॉपुलेशन को सरपास कर जाएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन का देख लो यहाँ पे कितना तेज तरीके से घट रहा है चाइना का पॉपुलेशन, बट वहीं पर इंडिया का पॉपुलेशन लेकिन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या, हमें एक डेमोग्राफिक विंडो दिख रहा है, राइट। दैट इज द पॉपुलेशन इन इंडिया बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 will be maximum
at this very point of time, right? So can we reap the demographic dividend? That's what the government of India is doing. अब देखो ना, आत्मनिर्भर भारत, ये सब स्कीम्स क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमोट करना है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग को ही, ठीक है? तो ये सब चीजें यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट, इंडिया का पहला सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ ईस्ट एशियन रीजन स्ट्रैटेजी लाया था सुसाइड प्रिवेंशन के रिलेटेड, राइट? तो इसी को देखते हुए हमारे देश में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया है एक नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, और ये पहला ऐसा चीज है जो होने वाला है ना। डेटा ऑन सुसाइड्स अगर देख लीजिएगा, इंडिया में मोर देन 1 लाख लाइफ जो है ना, ये लॉस हो जाते हैं ड्यू टू सुसाइड। इनफैक्ट 15 से 29 ईयर्स के बीच वाला जो जनसंख्या का कैटेगरी है ना, ये सबसे ज़्यादा पता है किस लिए मरते हैं? सुसाइड के कारण ही। सुसाइड इनफैक्ट इज अ टॉप किलर ऑफ दिस वेरी एज ग्रुप, ठीक है? इनफैक्ट पास्ट 3 इयर्स में तो देखा गया है दैट इस एज ग्रुप में सुसाइडल रेट और भी बढ़ा है। पहले हर 1 लाख पॉपुलेशन में 10.2 लोगों की मृत्यु होती थी, बट अभी वो बढ़ के 11.3 हो गया है। मोस्ट कॉमन रीज़न पता है क्या है? फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेस। ये कुछ ऐसा रीजंस है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अराउंड 34% लोगों की सुसाइडल डेथ होती है। इलनेस के कारण 18% लोगों की सुसाइडल डेथ होती है, राइट? तो सवाल होता है दैट हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये पॉलिसी लाया है, तो व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ दिस पॉलिसी? देखो, एक तो यहाँ पर टाइम बाउंड एक्शन प्लान होगी और मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन किया जाएगा, जिससे इस सुसाइडल मोर्टेलिटी रेट को घटाया जा सके बाय 2030 टू 10%। स्टैब्लिश किया जाना चाहिए एक इफेक्टिव सर्विलेंस मैकेनिज्म फॉर सुसाइड विद इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, और साथ ही साथ एक साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, जिससे सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके थ्रू डिस्ट्रिक्ट के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के थ्रू, राइट? और ये भी आने वाले 5 सालों का टाइम फ्रेम दिया गया दैट आने वाले 5 सालों में ये साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। यही नहीं, इंटीग्रेट किया जाएगा मेंटल वेलबींग करिकुलम और डिफरेंट अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ। अदर एजुकेशनल मतलब क्या, नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस में भी ये इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि देखो स्कूल कॉलेजेस में भी कहाँ से बच्चे, मतलब टेक्निकली यही एज ग्रुप के बच्चे तो इसी में आता है ना, तो उनको अगर पहले से सिखाया जाए तो देखो दैट व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ सुसाइड, राइट? इफ यू आर फीलिंग सुसाइड दैट हु टू कांटेक्ट, राइट? सो दे विल बी एटलीस्ट अ नोन पर्सन दैट ओके, अगर फ्यूचर में अगर मेरे को भी इस टाइप का कुछ चीज इंटेंशन आ रहा है तो हमें किसके साथ कंसल्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें गाइडलाइंस डेवलप करनी पड़ेगी फॉर रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग ऑन सुसाइड्स, और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड, डेवलप करना पड़ेगा कम्युनिटी रेजिलियंस और सोसाइटल सपोर्ट फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। तो ये सब एक्टिविटी कुछ बोली गई है यहाँ पे। नेक्स्ट हिंदुस्तान टाइम का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। 2021 का अवार्ड जो है इंदिरा गांधी प्राइज के रिलेटेड दिया गया है एनजीओ प्रथम को। एनजीओ प्रथम किसके रिलेटेड काम करती है? ये एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। इनफैक्ट इनका एक बाइनल रिपोर्ट आता है जिसको हम लोग एसर रिपोर्ट कहते हैं, दैट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसको पब्लिश किया जाता है एनजीओ प्रथम के द्वारा सिंस द ईयर 2005। और अभी जो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया जा रहा है, इसके जो है इसमें कुछ धनराशि दी जाती है, दैट इज एक मॉनिटरी अवार्ड दिया जाता है 25 लाख रुपीज़ का। साथ ही साथ एक साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है जो भी एनजीओ या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट को विन करते हैं उनको, ठीक है? नेक्स्ट, निकोबारी होदी क्राफ्ट, ये एक पहला एप्लीकेशन है फॉर अंडमान एंड निकोबार का जीआई टैग। जी हाँ, अंडमान एंड निकोबार से पहला ऐसा जीआई टैग का एप्लीकेशन लाया गया है। निकोबारी होदी ये है क्या? ये देखो इस टाइप के छोटे से बोट टाइप का स्ट्रक्चर है, देख रहे हो? इनफैक्ट इसको बनाया ही जाता है वहाँ के लोकल अवेलेबल ट्रीज के थ्रू, राइट? आगे वहाँ के लोग एक रीजन से दूसरे रीजन तो इन बोट्स के थ्रू ट्रांसफर करते ही है, बट साथ ही साथ बहुत समय उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस में रेस किया जाता है, 1 बोट 2 बोट, जैसे केरला में नहीं होता है वो स्नेक बोट के थ्रू रेस, वैसे ही यहाँ पर भी रेस किया जाता है। तो वो रेस के लिए जो ये बोट्स बनाई जाती है 2000 निकोबारी होती, ठीक है? याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू ऐसा पाया गया दैट कुछ CDSL में साइबर अटैक हुआ है, राइट? तो चलो वो हमें जानने की बात नहीं, साइबर अटैक तो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है ही।
बट हमें एक समझना पड़ेगा दैट CDSL के रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ेगा दैट व्हाट CDSL एक्चुअली इज। CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इसको फाउंड किया गया था 1999 में। ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है, जैसे एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है ना NSDL, वैसे ही यह भी गवर्नमेंटल रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है। यह एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है विच इज डीम्ड एज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग एक्सचेंजेस, क्लियरेंस कॉर्पोरेशंस, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स, इशूअर, इन्वेस्टर, सबको। मतलब आप भी जो अपना डीमैट अकाउंट खोलिएगा ना अभी, वो भी डीमैट अकाउंट मतलब जैसे शेयर वेयर खरीदा बिक्री किया जाता है, तो वो सब भी इनके थ्रू ही किया जाना पड़ेगा। दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ठीक है। FSSAI फ्लोट्स ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। FSSAI ने कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस निकाला है जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अगर हमारे देश में यूज़ किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए पहले तो FSSAI ने बोला देखो भाई, आपको अगर फूड को इंट्रोड्यूस करना है तो मैंडेटरी प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए ही रेगुलेटर का, है ना। अगर आप उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, अगर सेल करना चाहते हो, या फिर इम्पोर्ट ही क्यों ना करना आपको है, तो भी आपको कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर कोई फूड प्रोडक्ट बन रहा है, सो यू शुड नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द रेगुलेटर, राइट। तो सवाल होता है दैट क्या ये रेगुलेशंस निकाले गए, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेबिलिटी बोला गया है। देखो ये जो एप्लीकेबल रूल्स है, ये एप्लीकेबल हर एक फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए होगा जो क्या प्रोड्यूस किया जाएगा बाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। या तो उस फूड में मॉडिफाइड DNA हो या ना हो, या फिर उन फूड के ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हो जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, तो भी आपको जो है यह अप्रूवल चाहिए होगा। परमिशन क्या क्या रिक्वायर्ड चाहिए भाई? नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, पैक, स्टोर, सेल, मार्केट और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट और इंपोर्ट एनी फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ फूड अथॉरिटी, दैट इज FSSAI। ठीक है, मतलब बिना प्रायर अप्रूवल के आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन आपको चाहिए ही। आपको लेबल करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आपको परमिशन ऑलरेडी मिल गया, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली लेबल करना पड़ेगा विथ वर्ड्स दैट इट कंटेन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और वो भी फ्रंट में कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप यूज कर रहे हो, है ना। तो ये सब कुछ चीजें जो क्या लाया गया। नेक्स्ट, लैंसेट का एक रिपोर्ट लाया गया है जहां पर बोला गया है दैट 5 ऐसे बैक्टीरिया टाइप है इंडिया में जिन्होंने 2019 में 6.8 लाख लाइव्स जो है इन बैक्टीरिया के कारण ही, मतलब इतने लाइव चली गई है। तो ये 5 बैक्टीरिया कौन कौन है? एक तो है E. कोली, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक है S. न्यूमोनिया, है ना, K. न्यूमोनिया, S. ऑरिस और A. मानुवानी। ठीक है, सो दे कॉज्ड अराउंड 6.8 लाख डेथ इन द ईयर 2019 और ये लैंसेट में रिपोर्ट में जनरल है। चलो एक एक करके एक इन बैक्टीरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ई कोली की अगर बात करें तो इट इज कॉमनली फाउंड इन लोअर इंटेस्टाइन एंड वर्म फ्रंटेड ऑर्गेनिज्म, है ना। ज़्यादातर ई कोली अगर देख लीजिएगा तो दे आर हार्मलेस, है ना, बट अब कुछ ऐसे स्ट्रेस इसके ऐसे होते हैं जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा स्टोमक में क्रैम्प्स आएगी, ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग चीज़ें हो सकती है, राइट। वैसे ही एस निमोनिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ मिडल ईयर इन्फेक्शन, सेप्सिस दैट इज एक ब्लड इन्फेक्शन होता है इन चिल्ड्रन, और निमोनिया इन वेरियस इंडिविजुअल एंड एल्डरली पीपल एज वेल। वैसे ही Klebsiella, it can cause different type of healthcare associated with infections, pneumonia, bloodstream infections, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस। ऑरिस ये एक लीडिंग कॉज है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन का, जैसे बॉयल्स, फ्रंकल्स, देन सेल्यूलिटिस, है ना। वैसे ही एसिडेटोबैक्टर बोवानी, है ना, ये कॉज कर सकता है इन्फेक्शन ब्लड में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, लंग्स में और वेरियस अदर वुडेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी इसके कारण हो सकता है, राइट। तो चलो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस किया दोस्तों, उसके रिलेटेड MCQ डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप पूछ लेते हैं दैट पिछले क्लास में जो MCQ आपसे पूछा गया था, दैट इज कोरोनोविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। रिसेंटली सीन इन न्यूज डिमांड्स फॉर
Regulation of GHG emission from which among the following sector? very easy क्वेश्चन था ये, एग्रीकल्चर वाज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली निकोबार होदी क्राफ्ट, ये एक पहला एप्लीकेशन मिला है फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार GI टैग। What kind of product it is? Is it a traditional fabric? It is a traditional boat? Is it a traditional painting? Or is it a traditional mask? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका सही उत्तर लिखना है। We'll be waiting for your answer to come out. And this was all about the discussion for today's session. We'll be waiting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.